हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपीएससी राइड में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये हिस्ट्री का टेस्ट सीरीज हम लगा रहे थे। अब तक 75 क्वेश्चंस कर चुके हैं जो आपके आर ओ एग्ज़ाम, यूपी पीसीएस एंड उत्तराखंड पीसीएस या अदर स्टेट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के लिए भी आप इनको अच्छे से कर सकते हो क्योंकि बहुत सारा फैक्चुअल डेटा है, बहुत सारा कॉन्सेप्चुअल डेटा भी है इसमें। दोस्तों, एक्चुअल में टेस्ट सीरीज आपके एनालिसिस के लिए आपको खुद को अपने एफिशिएंसी पता करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो विदाउट वेस्टिंग और टाइम आगे बढ़ते हैं। 75 से आगे करेंगे दोस्तों। और एक रिक्वेस्ट है, जो आप लोग थोड़ा सा प्यार नहीं दिखा रहे हैं, प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इससे हम्बल रिक्वेस्ट दोस्तों। तो ना आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 75 तक हम कर चुके हैं कि लाल कुर्ती आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। दोस्तों, लाल कुर्ती आंदोलन के संदर्भ में, ठीक है दोस्तों, ये लाल कुर्ती आंदोलन था, उसके बारे में बात कर रहे हैं। जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत यानी कि NWFP, नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंट था, ठीक है दोस्तों, उसकी बात हो रही है कि लाल कुर्ती आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि इसका नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया, यानी कि इट वाज लेड बाय द खान अब्दुल गफ्फार खान। दूसरा है, इस आंदोलन के समय गढ़वाली सिपाहियों ने अहिंसक यानी कि नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, जो प्रोटेस्टर थे, अहिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? देखिए, ये सब हिस्ट्री के बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं दोस्तों, आप ज़रूर लगाइएगा। तो देखिए, ये बात बिल्कुल सही है लाल कुर्ती आंदोलन के संदर्भ में कि लाल कुर्ती आंदोलन को अब्दुल गफ्फार खान ने लीड किया था, और जो गढ़वाली सिपाही थे उन्होंने अहिंसा कर रहे थे, नॉन वायलेंट प्रदर्शनकारी, उन पर गोली चलाने से मना कर दिया था। दोनों आंसर्स यानी कि दोनों ही ऑप्शन इसके सही है। जो लाल कुर्ती आंदोलन था, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर जो लगा था, वो सीमांत गांधी के नाम से चलाया गया था, क्योंकि लाल अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे, जो आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिएगा। विचार क्या करना है दोस्तों, और उनको क्रोनोलॉजी में लगाना है। देखिए, क्रोनोलॉजी की काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप प्लीज़ मिस मत कीजिएगा। पहला ऑप्शन है साइमन कमीशन रिपोर्ट, दूसरा ऑप्शन है नेहरू रिपोर्ट, और तीसरा है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। अब बात करते हैं साइमन कमीशन रिपोर्ट की, जो 1927 में साइमन कमीशन भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए, किसकी, जो भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट था 1919, उसकी समीक्षा करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई। नेहरू रिपोर्ट दोस्तों 1928 में आई। और कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब होता है दोस्तों? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है दोस्तों आपका 1929 में, दिसंबर 1929 में। ठीक है दोस्तों, कितने होता है? 1920 में। तो हम बात करते हैं, तो 1, 2, 3 की बात हुई है, तो कौन सा सही हो गया इसमें? ऑप्शन नंबर आप बता सकते हैं खुद से ही, सी इज द राइट आंसर। 2, 3, 1। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई, ठीक है, और 1927 में साइमन कमीशन को लाया गया, बट 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बॉम्बे पहुंचा। ठीक है, 3 फरवरी 1928 को। वहीं अगर हम बात करें 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था दिसंबर का, वहीं नेहरू रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो नेहरू रिपोर्ट आपकी 1928 में आई थी। कब आई थी? 10 अगस्त 1928। देखिए, मंथ का फेर है, 10 अगस्त 1928, और उसके बाद साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो कब पहुंची? 3 फरवरी 1928। ठीक है, कौन सा हो गया? पहले 2, उसके बाद 1, 3 हो गया, फिर 1 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। तो ये कहते हैं, दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी को इसका अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, इसका कारण है डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल वॉइसरॉय से मिलने के लिए इंग्लैंड भेजा गया। ये पूछें दोस्तों, कौन सा इसमें सही है? तो इसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें, खिलाफत मुद्दे के लेकर नवंबर 1919 में खिलाफत का अखिल भारतीय सम्मेलन दिल्ली में हुआ, और वहीं पर ये अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी तैयार की गई दोस्तों। तो गांधी जी को इसका हेड बनाया गया, अध्यक्ष चुना गया, और वहीं डॉक्टर अंसारी को एक शिष्टमंडल उनके साथ उनकी अध्यक्षता में इंग्लैंड भेजा गया, क्योंकि वो
वॉइसरॉय से मिलना चाहते थे। दोनों सही हैं बट एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। सो नाउ बी इज़ द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस, बी इज़ द राइट आंसर। अब आते हैं 79 कि महात्मा गांधी की किसके सहयोग से, महात्मा गांधी जी ने किसके सहयोग से दक्षिण अफ्रीका में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। महात्मा गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में गोरी सरकार के विरुद्ध एक केस लड़ने गए थे, दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने गए थे, तब उन्होंने 1919 में गांधी जी ने अंग्रेज अधिकारियों के मध्य वार्ता की, कोई खास परिणाम तो निकला नहीं था। उसके बाद परिस्थितियां जानते हुए 1910 में, कब 1910 में उन्होंने टॉलस्टॉय फॉर्म बनाया वहाँ पे 1910 में दोस्तों, ठीक है। 1910 में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की। इस जो फॉर्म में गांधी जी ने अपने एक जर्मन शिल्पकार थे जर्मनी के, उनका नाम था कॉलिन बॉक, उनके सहयोग से इसको बनाया था दोस्तों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 कि स्वामी विवेकानंद ने मूर्ति पूजा और बहुदेववाद का समर्थन किया। कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मूर्ति पूजा और बहुदेववाद नहीं होना चाहिए। दूसरा, ईश्वर साकार और निराकार दोनों है और उसकी अनुभूति विभिन्न प्रतीकों के रूप में की जा सकती है। ये विवेकानंद जी की वर्डिंग थे, उनके शब्द थे कि गॉड इज बोथ विद फॉर्म एंड विदाउट फॉर्म एंड कैन बी एक्सपीरियंस इन द फॉर्म ऑफ वेरियस सिंबल्स, ठीक है। अब इसमें दोनों ही सही है और एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी ई इज द राइट आंसर, ठीक है। ई इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, देखो स्पीड से इसलिए भी बढ़ रहे हैं दोस्तों क्योंकि कई बार ना ज़्यादा एक्सप्लेन करने के चक्कर में बहुत लंबे वीडियोस जाते हैं जो शायद आपको उतना सूटेबल नहीं बनते हैं। अब सूची को दो से मिलाना है कि वेद समाज कब आया। देखो वेद समाज के जो संपन्न करता थे, वेद समाज को जो एस्टेब्लिश किया वो थे श्री के धरालू नायडू। किसने? वेद समाज के थे श्री के धरालू नायडू, यानी कि ए से 1 मैच है। देव समाज को शिवनारायण अग्निहोत्री ने हेड किया। उसके बाद राधा स्वामी आंदोलन, उन्होंने देवसयाल खन्नी, और सेवा सदन थे BM मालारी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एक दूसरे को 1 2 3 और FABCD चारों ही मैच कर रहे हैं, यानी कि वेद समाज श्री के धरालू नायडू, देव समाज शिवनारायण अग्निहोत्री, राधा स्वामी आंदोलन शिवदयाल खत्री जो कि आगरा में है, और सेवा सदन BM मालावारी जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है। नेक्स्ट 82, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से दास व्यवस्था, किसकी बात हो रही है? दास व्यवस्था, एंड ऑफ स्लेवरी, ठीक, समाप्त करने की व्यवस्था की गई थी, उसको समाप्त किया गया था। इसमें से किस अधिनियम के द्वारा दोस्तों? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चार्टर एक्ट 1833 में ऐसी बातें कही गई थी, ठीक है, कि मैकाले एवं जेम्स मिल का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। जो चार्टर एक्ट 1833 है, और ये दोनों ही क्या है, दास प्रथा को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की बार बार कोशिश कर रहे थे, ठीक है। चार्टर एक्ट 1833। क्वेश्चन नंबर 83, अकाल पर, जो अकाल पड़ा था उस पर एक स्ट्रेचिंग आयोग बनाया था, ये कह रहे हैं कि उसकी क्या सिफारिशें थी, उनके बारे में बात करनी है। क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, निस्सहाय निर्धनों को भोजन देना सरकार का कर्तव्य है। इसमें बोला गया था कि जो निस्सहाय हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फूड टू द हेल्पलेस पुअर। दूसरा, अकाल सहायता का व्यय प्रांतीय सरकारों को, जो प्रांतीय थी प्रोविंशियल गवर्नमेंटों को देना था। दोनों ही ऑप्शन सही हैं दोस्तों, दोनों ही ऑप्शन क्या है, सही है कि निर्धनों को सरकार भोजन कराएगी, मुहैया कराएगी, क्योंकि उसमें वॉइस आया था कौन? लॉर्ड लिटन, 1878 की बात है। तो वहाँ पर रिचर्ड स्ट्रेची के अध्यक्ष में एक रिचर्ड स्ट्रेची थे, रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में आयोग बनाया गया था, जो कि 1980 में अकाल पड़ा था, ठीक है। तो ये बात सिफारिश की गई थी। और भी सिफारिशें बताते हैं कि अकाल की संभावना में से पूर्व भी जो प्रभावित व्यक्ति हैं उनको रोजगार और उसके साधन उपलब्ध कराए जाएंगे, असमर्थ लोगों को भोजन, लगान एवं अन्य कर में छूट, अकाल पीड़ित क्षेत्र से पशुओं को स्थानांतरित, और अकाल पीड़ितों को सहायता प्राप्त करने का उत्तरदायित्व राज्य का होगा दोस्तों। किसका होगा? गवर्नमेंट का, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का। सो नाउ सी इज द राइट आंसर। अब आते हैं 84, सूची को दूसरी सूची से मिलाना है, मैच करना है दोस्तों। भारतीय बोल्शेविक पार्टी, ये किसने बनाई थी दोस्तों? ये बनाई थी एन दत्त मजूमदार ने। किसने? एन दत्त मजूमदार। ए का 2 हो गया। द रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, MN रॉय ने। किसने? MN रॉय। बोल्शेविक लेनिनिस्ट पार्टी, ये बनाई थी अजीत रॉय ने। भारतीय क्रांतिकारी साम्यवादी दल, सोमेंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? सोमेंद्रनाथ टैगोर ने। तो ऑप्शन हो गया बी, 2 1 4 3, ऑप्शन इज बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 85, होम रूल लीग की बात करते हैं दोस्तों। होम रूल लीग के आंदोलन के संदर्भ में, यानी कि मूलतः एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना का योजना बनाई। कि होम रूल लीग की योजना 1916 में किसने बनाई? ये बनाई थी एनी बेसेंट जी ने, ठीक है दोस्तों। इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से
स्वशासन प्राप्त करना था। ऑब्जेक्टिव टू अचीव सेल्फ रूल इन ए कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर वाइल रिमेनिंग अंडर द ब्रिटिश एम्पायर। इंग्लिश को कभी कभी पढ़ लीजिए करें, ठीक है। तो 85 के दोनों ही सही है क्योंकि ऐसा हुआ था। 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल आयरलैंड का शब्द है वहाँ से ये लिया और होम रूल की स्थापना की। इंग्लैंड का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, इनके विश्व युद्ध के समय भारतीय नेता जो हैं बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने आयरलैंड की तर्ज पर ही एक नया आंदोलन बनाया था दोस्तों। 23 अप्रैल 1916 को तिलक ने पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की। उसके 5 महीने बाद अगर बात की जाए तो एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग है वो 5 महीने बाद सितंबर 1916 में दोस्तों, कब, सितंबर 1916 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, 1916, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, क्या कहते हैं 86 में कि किस वायसरॉय के कार्यकाल में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई थी, ठीक। कौन से वॉइस रहते उसमें दोस्तों, ये थे आपके लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली दरबार लगा था 1911 में। ब्रिटिश सम्राट थे जॉर्ज पंचम का आगमन हुआ दिल्ली में और 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक राजदरबार का आयोजन के समय वॉइस रॉय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने सम्राट की ओर से बंगाल का विभाजन रद्द किया दोस्तों। कब किया? 1911 में, ठीक। कांग्रेस की अध्यक्षता करते हुए किसने सर्वप्रथम स्वराज की मांग की? किसकी? स्वराज की मांग की थी। वाइल प्रिसाइडिंग द ओवर हु डिमांड द स्वराज, ठीक है। 87 में बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की थी। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन था, वहाँ पर ही अध्यक्षता कर रहे थे दादा भाई जी और पहली बार स्वराज की मांग 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में की गई थी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 88 की तरफ। गांधी इरविन समझौते के बारे में गांधी ने कौन सी शर्त स्वीकार नहीं की थी, ठीक है। कौन सी शर्त स्वीकार नहीं की दोस्तों? डायरेक्ट ऑप्शन पे आते हैं। ये थी कांग्रेस ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार जारी रखेगी, ऐसा बोला था गांधी जी ने, जो शर्त स्वीकार नहीं करेगी, ठीक है। ये दोनों सबने अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया, सही है। कांग्रेस दूसरे गोलमेज में भाग ली, ये भी सही है। और गांधी पुलिस द्वारा की गई जातियों की मांग नहीं करेगी, ये भी सही था। तो गांधी इरविन समझौता दिल्ली समझौता नाम से भी जाना जाता है। 5 मार्च 1931 में, 5 मार्च 1931 को दिल्ली में हुआ। वॉइसरॉय इरविन ने इसके तहत निम्नलिखित बातें स्वीकार की। राजनीतिक जो बंदी थे, इन पर हिंसा के आरोप है, उन्हें छोड़कर बाकी सबको रिहा कर दिया गया। भारतीय समुद्र के किनारे नमक बना सकते थे। भारतीय लोग शराब व विदेशी वस्त्रों की दुकान पर कानून की सीमा के भीतर धरना दे सकते थे, ठीक है दोस्तों। सरकारी नौकरी से भी त्यागपत्र देने वालों को सरकार वापस लेने में उदारता दिखाएगी दोस्तों। और गांधी जी ने निम्नलिखित बातें स्वीकार की। सबने अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया। कांग्रेस निकट भविष्य में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। गांधी जी पुलिस द्वारा की गई जातियों के बारे में जांच की मांग नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका सी ऑप्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 89। तो 89 में हो गया दोस्तों कि आंदोलन है ये किसान आंदोलन पर विचार करना है। पाबना कब हुआ? एकम, बारदोली और तेभागा आंदोलन। देखो क्रोनोलॉजी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है खासकर हिस्ट्री के रिगार्डिंग, तो प्लीज़ इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा दोस्तों। अब दोस्तों वही पाबना विद्रोह की बात करें, ये हुआ है 1873 से लेके 76 यानी 1873 से 76 तक। बंगाल के ज़िले में हुआ, एक पाबना जिला था वहाँ पर बंगाल का, वहाँ पर हुआ है। इस विद्रोह का कारण बताया था कि जमींदारों ने जो लगान की कर थी उसको काफ़ी बढ़ा दिया था दोस्तों, इसलिए वहाँ पर ये क्या हुआ? पाबना विद्रोह हुआ दोस्तों, ठीक है। इसी में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रमेश चंद्र प्रमुख थे। किसमें? इस पाबना विद्रोह में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रमेश चंद्र दत्त दोस्तों, ठीक है। वहीं बात करें एक आंदोलन की, तो एक आंदोलन कब हुआ? ये 1921 से लेके 22 में हुआ दोस्तों, 1921 और 22 में। यह आंदोलन अवध के जो लखनऊ वाला इलाका है वहाँ के किसानों के द्वारा चलाया गया था दोस्तों। इस आंदोलन में देखा जाए तो हरदोई, ठीक है, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी और सीतापुर क्षेत्र इसका सेंटर बने हुए थे उस समय। वहीं बात करें बारदोली सत्याग्रह 1922 में हुआ था। कब हुआ? 1922 में। राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था गुजरात का सूरत जिला, जो बारदोली में पड़ता है, यानी बारदोली सूरत जिले में पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? साइमन कमीशन का विरोध किया गया। उन्हीं दिनों बारदोली के किसानों ने लगान वृद्धि के विरुद्ध यानी कि लगान के अगेंस्ट में क्या किया? एक संघर्ष स्टार्ट कर दिया। क्या स्टार्ट कर दिया? संघर्ष स्टार्ट कर दिया दोस्तों। वहीं बात करें तेभागा आंदोलन की, तो तेभागा आंदोलन आपका 1946 से 1946 से 50 में मुख्यतः कहाँ पर था?
बंगाल में इसका सेंटर बना। वैसे तो इसकी शुरुआत त्रिपुरा से हुई, बट बंगाल इसका सेंटर था। ठीक है, अब हम इसको क्रोनोलॉजी में लगाएंगे दोस्तों। तो आप बताइए कौन सा आंसर बनेगा। आपका आंसर हो गया 1, 1 2 3 4 दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित कथन है उनमें से आपको बताना है। हरिजन उद्धार के लिए महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। बिल्कुल सही। अंबेडकर ने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना की। ये पूछा कि इनमें से कौन सा सही है दोस्तों। देखिए पहला वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि हम बात करें गांधी जी की तो हरिजनों के उद्धार के लिए उन्होंने हरिजन भी नाम इसलिए रखा कि भगवान के जो पुत्र, भगवान के जन, क्योंकि गांधी जी अपना सारा जीवन अस्पृश्यता की मानवता के लिए लगाना चाहते थे। वो इसको एक तरीके से अपराध मानते थे। क्या मानते थे? अपराध दोस्तों। 1932 में अगर हम बात करें, 1932 में क्या हुआ, इन्होंने अछूतों का हरिजन नाम दिया। कब दिया? 1932 में। उसी समय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। ठीक है, अगली बात करें, उन्होंने एक पत्रिका भी निकाली थी। देखो ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है भाई, 1932 में बम्बई में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना की गई। अम्बेडकर जी ने वर्ष 1920 में द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की। इसकी स्थापना नहीं की थी दोस्तों। ठीक है, द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन बनाया था 1920 में। किसने? अम्बेडकर जी ने। देखिए कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, उसको आपको हटाना है, आपके माइंड से रिमूव करना है, तो थोड़ा सा फोकसली पढ़ना पड़ेगा। तो आंसर इज ए इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। ठीक है, 91 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में ट्रेडिंग कम क्लियर मेंबर बनने वाला पहला सदस्य बैंक बन गया है? यानी पहला सदस्य बैंक कौन सा है जो किसमें? इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये है आपका SBI। कौन सा है? SBI बैंक दोस्तों। बात करते हैं 92 संयुक्त राष्ट्र वन फोरम। संयुक्त राष्ट्र वन फोरम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 92 का देखते हैं दोस्तों। यह है संयुक्त राष्ट्र वन फोरम के बारे में। 19वां संयुक्त राष्ट्र वन फोरम का आयोजन कब किया गया? अमेरिका के न्यूयॉर्क में। 19वां संयुक्त राष्ट्र वन फोरम का आयोजन अमेरिका के न्यूयॉर्क में किया गया दोस्तों। इसमें वर्ष 2030 तक वैश्विक वन क्षेत्र में 3% की कितने 3% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। कितने प्रतिशत की? 3% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। दोनों आंसर आपके सही हैं, 1 और 2 इज द राइट रिगार्डिंग दिस संयुक्त राष्ट्र वन फोरम दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 93। क्या है? भारत अमेरिका, थोड़ा करंट से रिलेटेड है दोस्तों। क्या है? 93 क्वेश्चन। भारत अमेरिका संयुक्त उद्यम ने भारतीय सेना को 27,000 AK-203 AK-203 असॉल्ट राइफल सौंपी है। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं दोस्तों, तो प्लीज जस्ट बी फोकस्ड। करंट के भी क्वेश्चन है, जस्ट बी फोकस्ड। तो भारत अमेरिका का एक जॉइंट वेंचर है, उसने भारतीय सेना को 27,000 AK-203 असॉल्ट राइफल सौंपी हैं। क्या? दूसरा, इन राइफल्स का उत्पादन प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश के अमेठी में किया जा रहा है। बताइए दोस्तों कौन सा सही हो सकता है आपके हिसाब से? देखिए 93 का बी सही है। क्यों? ये अमेठी में जरूर हो रहा है, ये सही है, उत्तर प्रदेश की अमेठी में बनाया जा रहा है। बट ये जो जॉइंट वेंचर है भारत, इंडिया और रसिया के बीच में है, इंडिया और रसिया। सो फर्स्ट इज रॉन्ग, तो बी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। क्वेश्चन नंबर 94 पे आते हैं। देखिए दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, आप बार बार इनको रिवाइज कर सकते हैं। रिवीजन के लिए मैं सबसे एक बढ़िया टेक्निक्स बताता हूँ दोस्तों। जब भी आप रिवाइज करें, एक पेज लें या एक कॉपी ले लें, रफ कॉपी, उस पर लिखते रहें, कुछ ना कुछ लिखते रहें। ठीक है दोस्तों, सुनाओ स्टार्ट करते हैं। 94 विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब होता है दोस्तों? ये होता है 31 मई को। विश्व मलेरिया दिवस कब होता है दोस्तों? 25 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब होता है? 1 मई। विश्व पृथ्वी दिवस कब होता है दोस्तों? 22 अप्रैल। ठीक है, कब होता है? 22 अप्रैल। अब ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो, 1 3 4 2 एंड डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 निम्नलिखित में से किसको गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार 2024-25 की बात करेंगे, क्योंकि 25 किसको दिया गया है, अभी 2024 किसको दिया गया? यह दिया गया अशोक शुक्ला जी को दोस्तों। ठीक है, किसको? अशोक शुक्ला। 25 को हम बताएंगे थोड़ा सा। उसके बाद आते हैं हाल ही में जापान के टेकेडा द्वारा विकसित टैग 003 वैक्सीन निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है? देखो प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आ चुके हैं, इन पर ध्यान दीजिएगा। तो टैग 003 दोस्तों डेंगू के रिगार्डिंग, डेंगू से रिलेटेड एक वैक्सीन है, जिसे WHO ने, किसने? WHO से इसे प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त हो चुकी है दोस्तों। प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त हो चुकी है दोस्तों। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन 97 की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रिपोर्ट है ILO की, भारत में रोजगार रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दोस्तों क्या करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या विचार है, इसे ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। ठीक है, देखते हैं। दूसरा, यह आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़ों पर आधारित है, यानी कि इट इज बेस्ड ऑन द डेटा ऑफ द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ठीक है, PLFS। दोनों ही आंसर इसके सही हैं दोस्तों, दोनों ही आंसर इसके सही हैं। यानी कि ILO दैट इज कॉल्ड अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एवं मानव विकास, यानी कि मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट संयुक्त रूप से इसको जारी करती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 98 क्या दोस्तों, करंट का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस देश ने पाकिस्तान को पराजित कर सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट 2024 का खिताब जीता? किसका खिताब जीता? सुल्तान शाह। यह जापान ने दोस्तों। किसने जीता? जापान ने मलेशिया यानी कि मलेशिया के इपो में आयोजित सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट 2024 में जापान ने किसको हराया? पाकिस्तान को हराया। पाकिस्तान को हराकर यह टूर्नामेंट जीत लिया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 99 दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। ये कह रहे हैं कितने युग्म सही सुमेलित हैं, कितने युग्म सही सुमेलित हैं, इसमें बात करेंगे। पहले देखते हैं, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक। यह सैम पित्रोदा की बुक है दोस्तों। ठीक है, दूसरी है क्लाइमेट कैपिटलिज्म। ये किसके दोस्तों? ये अक्षत राठी की है। किसकी? अक्षत राठी की। तीसरी है नेहरूज फर्स्ट रिक्रूट। ये किसके दोस्तों? यह है कल्लोल भट्टाचार्य की। यह है कल्लोल भट्टाचार्य जी की। ठीक है, द विनर्स माइंडसेट, ये 10 सेन वर्सन की बुक है दोस्तों। तो दो इसमें क्या है, युग्म सही सुमेलित हैं, बाकी के दो नहीं है। आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ये रिलेटेड है सैम पित्रोदा से, और नेहरू फर्स्ट रिक्रूटिव ये है कल्लोल भट्टाचार्य जी। इंपोर्टेंट बुक हैं। क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं। क्या है 100? हाल ही में 100 पे आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति ने अल नीनो को सूखे के लिए राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? उन्होंने इसको एक क्या है, नेशनल डिजास्टर घोषित कर दिया दोस्तों। कौन सा ऐसा कंट्री है? दिस इज जिम्बाब्वे के जो राष्ट्रपति थे एमरसन मनांगावा, उन्होंने अप्रैल 2024 में क्या किया? जिम्बाब्वे को अल नीनो के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया। अब आते हैं 101वां क्वेश्चन। 101 क्या कहता है? विश्व ऊर्जा कांग्रेस के 26वें संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह इसका आयोजन नीदरलैंड के रॉटरडम में हुआ। बिल्कुल सही। इसमें केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने भारतीय प्रतिनिधि के रूप में क्या लिया? भाग लिया दोस्तों। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि यही इसमें सही है। अब किसने भाग लिया? आप आंसर करके बता सकते हैं दोस्तों कि इंडिया की तरफ से किसने इसमें भाग लिया था दोस्तों। ऐसे तो बात करें, इसमें ONGC, NTPC, PFC वगैरह की बहुत सारी सचिव और सेक्रेटरी में गए थे, ना कि सिर्फ केंद्रीय ऊर्जा मंत्री दोस्तों। तो क्या हो गया? 2 गलत 1 सही। अब आते हैं निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बौद्ध संगतियाँ और उनके अध्यक्ष की बात हो रही है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि प्रथम जो बौद्ध संगति थी कहाँ पे हुई दोस्तों? प्रथम बौद्ध संगति हुई दोस्तों राजगृह में। कहाँ पे? राजगृह, जो सप्तपर्णी गुफा है वहाँ पे 483 ईसा पूर्व। ये कह रहे हैं इसमें से कौन सी सुमेलित नहीं है दोस्तों। इसमें नहीं पूछ रहे कि सुमेलित नहीं है, तो मेरे हिसाब से पहले नहीं, क्योंकि उपाली ने किसी को हेड नहीं किया। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे दोस्तों कौन? महाकश्यप। कौन से? महाकश्यप थे। उस समय शासक थे अजात शत्रु। द्वितीय हुई कहाँ पे? वैशाली में हुई 383 में। उसके कौन थे हेड? सर्वकामिनी यानी कि साब कमीर, कालासो के काल में हुई, जो शिशुनाग डायनेस्टी से रिलेटेड है। तृतीय कहाँ हुई दोस्तों? तृतीय हुई आपकी पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व, और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस। ये बिल्कुल सही है, अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ हुई दोस्तों कुंडलवन कश्मीर में। किसके का शासनकाल में? कनिष्क, जो कि कुषाण वंश का शासक था। ठीक है, कौन था? शासक था। तो चतुर्थ जो क्या नाम है बौद्ध संगति हुई, उसके अध्यक्ष थे वसुमित्र एवं अश्वघोष उसके उपाध्यक्ष थे दोस्तों। ठीक है, लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी के आसपास हुई। सुनाओ क्या हो गया? कौन सा सही नहीं है? ए इज नॉट सही, क्योंकि प्रथम के जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं आगे बढ़ते हैं 103 की तरफ, 103 की तरफ। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 103 पे। जैन धर्म के रिगार्डिंग है ये क्वेश्चन। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? देखो, आप जब भी एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो क्वेश्चन को थोड़ा बखूबी पढ़ लीजिए करिए। ठीक है, तो 103 में क्या कह रहा है?
कौन सा सही नहीं है। तो इसके 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ एक स्त्री थी, ये अफवाह भी है और सच भी है। इसमें देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, ये भी सही है। बौद्ध धर्म के समान इसमें भी वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है, ऐसा शायद नहीं हो सकता है, पर देखते हैं। यह पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता था, ये भी सही है दोस्तों। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था की निंदा सिर्फ बौद्धिज्म करते थे, ना कि जैनिज्म वाले। तो सी इसका क्या हो गया, सही नहीं है। सी नहीं से होने की वजह से राइट आंसर हो गया इसका सी। ठीक है, जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकारा गया है। ठीक है, उसके बाद बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई है दोस्तों। ठीक है, जैसे श्वेतांबर जो है परंपरा के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ थे, ये बिल्कुल सच है। नेक्स्ट आते हैं 104, शैव संप्रदाय के संदर्भ में इनमें से कितने युग्म सही है। युग्म पूछ रहा है दोस्तों, बताइए कितने युग्म सही है दोस्तों। ठीक है, जैसे शैव के इष्ट देव या संपादक कौन थे दोस्तों, तो शैव के देखा जाए तो कौन थे बताइए। पाशुपत के कौन थे, कापाले कौन थे, लिंगायत कौन थे। तो युग्म पूछ रहा है, तो इसमें सिर्फ 2 युग्म सही है दोस्तों। कौन कौन से सही है बताते हैं। जो शैव संप्रदाय है उसके अनुसार उनके कर्ता शिव थे। शिव जो है कारण, शक्ति और उपादान बिंदु थे। पाशुपत के कौन थे, पाशुपत के जो है, पाशुपत भी एक शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय है और इनके संस्थापक थे लकुलिस। ये गलत हो गया। ठीक है, पाशुपत संप्रदाय जो है उनके संस्थापक लकुलिस थे। कापालिक, कापालिक के जो संस्थापक कौन थे दोस्तों, इसके इष्ट देव भैरव थे, ये भी गलत हो गया। ठीक है, सॉरी कापालिक की बात हो रही है, लिंगायत नहीं। कापालिक, कापालिक के कौन थे, भैरव। ठीक, 2 गलत हो गए। लिंगायत के दोस्तों कौन थे, लिंगायत के जो दक्षिण भारत में कर्नाटका के आसपास था, ये भी एक शैव धर्म का उप संप्रदाय था। इसके जो उपाधक कौन थे दोस्तों, वो कहलाए अल्ल प्रभु। सुनाओ, डी और ए इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस, सो डी इज राइट। अब आते हैं 105 पे, ये अभिलेख हैं, उनके स्थान की बात हो रही है। अभिलेख उनके स्थान कौन कौन से हैं बताइए, कौन सा सही है। बिलसद अभिलेख, यह उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है, तो बी इज द राइट आंसर। यह कुमार गुप्त के शासनकाल का प्रथम अभिलेख है। किससे रिलेटेड है वैसे ये, कुमार गुप्त से दोस्तों, कुमार गुप्त से। ठीक, तो मेन अभिलेख ये कहाँ है, ये ग्वालियर में स्थित है। किसमें, ग्वालियर में। और यह अभिलेख जो है कुमार गुप्त प्रथम को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया जाता है। जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख की बात करें दोस्तों, यह स्कंद गुप्त का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लेख है जो सौराष्ट्र गुजरात में पाया गया है। एरणाल अभिलेख की बात करें, इसका निर्माण समुद्रगुप्त ने करवाया, यह मध्य प्रदेश राज्य के सागर जिले में है। बताइए कौन कौन सा है, 2 1 4 3, 103 का हो गया, सी द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 106, गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत उपरिक निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। उपरिक किस में से दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 106 है। ये प्रांत यानी भुक्ति के प्रधान अधिकारी के रूप में कार्य करता था। यह प्रांत यानी भुक्ति के प्रधान अधिकारी के रूप में कार्य करता था। 106 का डी इज द राइट आंसर। गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की बात की है दोस्तों इसमें। 107 पे आते हैं, निम्नलिखित में युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। अरसर एक पद है और ये उसका वर्ग है दोस्तों। इसमें अगर हम बात करें दोस्तों कौन सा सही है, तो अरसर जो है शासन वर्ग से संबंधित था। बल्लाल एक धनी किसान को कहते थे। सार्थवा व्यवसायियों का प्रधान उद्रंग भूमिकर होता था, यानी कि बी, यानी कि चारों सही है दोस्तों। ये चोल प्रशासन की व्यवस्था के बारे में बात कही गई दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं 108 पे, भीतरगांव मंदिर की बात हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भीतरगांव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है, बिल्कुल सही। इसका गर्भगृह वर्गाकार का है, सही है, सी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस दोस्तों। क्या है, सी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 109 पे आते हैं, 109। ये क्या कहता है, ये है हिंदू मुस्लिम पृथकता को आधार बनाकर सर्वप्रथम किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया दोस्तों। हु फर्स्ट गिव द 2 नेशन थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ हिंदू मुस्लिम सेपरेशंस। कौन सा था दोस्तों, सैयद अहमद का, मोहम्मद इकबाल, चौधरी रहमत अली, मोहम्मद अली जिन्ना। ये थे दोस्तों मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल ने द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी कि 2 नेशन थ्योरी को प्रतिपादित किया, समर्थक थे वो उसके, क्योंकि 1920 के दशक में अपनी यूरोपीय यात्रा के दौरान वे पैन इस्लामिज्म यानी इस्लाम का जो प्रसार है उसको एक्सपेंशन करने के लिए गए हुए थे दोस्तों। ठीक है, कौन थे, मोहम्मद इकबाल। क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ आते हैं। निम्नलिखित युग्म है, इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी कि विच पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कुप्रथा है और उसको किसने समाप्त किया, देखते हैं। ठगी प्रथा, ठगी प्रथा को खत्म किया लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, दिस इज राइट। शिशुवध, ये खत्म किया सर जॉन सॉर और लॉर्ड वेलेस्ली ने, सर जॉन सॉर और लॉर्ड वेलेस्ली। तो ये बी ऑप्शन इज ऑल्सो
रॉन्ग। ठीक है, नरबली प्रथा को किया लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने, और दास प्रथा को किया 1943 में लॉर्ड एलन बरो ने दोस्तों। ठीक है, तो बी इज रॉन्ग आंसर, यानी कि शिशु वध को ख़त्म करने का जो क्रेडिट है वो जाता है सर जॉन शोर और लॉर्ड वेलेस्ली को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। ये कुछ विद्रोह हैं और उनको नेतृत्व करता है, किसने इनको लीडरशिप किया था, यानी इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों। जैसे अहोम विद्रोह, अहोम विद्रोह को किसने मतलब नेतृत्व किया, कौन लीडर था इसका, तो अहोम विद्रोह के जो लीडर थे वो थे गोमदर कुंवर। वहीं खासी विद्रोह के थे कौन, तीरथ सिंह। पागलपंथी विद्रोह का कौन था, टीपू दोस्तों। रामोसी विद्रोह की बात करें, जो पश्चिमी घाट में रहने वाली एक आदिम जाति थी, यानी कि एक ट्राइब्स थी, उन्हें रामोसी कहा जाता था दोस्तों। यह अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी प्रशासन पद्धति से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तो 1872 में, यानी कि 1872 में क्या हुआ कि सरदार चित्तर सिंह ने विद्रोह कर दिया। किसने किया, सरदार चित्तर सिंह ने, और वहाँ के जो सतारा के आसपास के जो प्रदेश थे उनको लूट लिया दोस्तों। तो रामोसी विद्रोह किसने चलाया था, चित्तर सिंह ने। तो डी ऑप्शन इज रॉन्ग। तो डी आपका क्या है, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1112 112, ये एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के बाद 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश काउंट द्वारा देसी राजाओं, किसको, देसी राजाओं को अधिकारों एवं सम्मान के संरक्षण की वरीयता दी गई, यानी कि उनके राइट्स और उसके सम्मान के संरक्षण की वरीयता दी गई दोस्तों। ठीक है, दूसरा है इसका एसर्शन रीजन, देसी राजाओं ने विद्रोह के समय कंपनी की सहायता की थी दोस्तों। ठीक है, पूछ रहे कौन सा इसमें सही है। देखो दोनों ही ऑप्शन सही है, क्योंकि आफ्टर 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश क्राउन ने प्रायोरिटाइज किया किसको, प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ ऑनर ऑफ द नेटिव किंग्स, क्योंकि नेटिव किंग्स को वो अपनी तरफ लाना चाहते थे दोस्तों। ठीक है, तो ए आर दोनों सही है, आर ए की सही एक्सप्लेनेशन है कि ए इज़ द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, रैयतवाड़ी व्यवस्था की व्यवस्था है, रैयतवाड़ी सिस्टम के बारे में है। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या है, इसमें भू राजस्व कुल उत्पादन का तीसरा भाग था। क्या था, भू राजस्व कुल उत्पादन का तीसरा भाग था, बिल्कुल सही है ये। और भू राजस्व नगद के रूप में देना पड़ता था, यानी कि वो नगद के रूप में देना पड़ता था, लैंड रेवेन्यू दोस्तों, उसको कैश में पेड किया जाता था। पूछना कौन सा ऑप्शन इसमें सही है दोस्तों, तो दोनों ही ऑप्शन सही है, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। 113 का सी, बोथ आर राइट। रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम कैप्टन रीड ने टॉमस मनरो की सहायता से मद्रास प्रेसिडेंसी के बाराहामल जिले में लागू किया था दोस्तों। किसने, कैप्टन रीड ने टॉमस मनरो की सहायता से दोस्तों। ठीक, इस भूराजस्व का जो है कुल उपज का 1/3 यानी 1/3 लिया जाता था, उसके स्वामी को स्वीकार किया जाता था, और 1/3 जो है इसकी भूराजस्व का कुल 1/3 इसका निर्धारित किया जाता था, जो नगद के रूप में लिया जाता था तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 114 114 पे आते हैं। क्या है, ये कुछ समाचार पत्र हैं और इनको कुछ संपादक हैं दोस्तों। जैसे न्यू इंडिया दैनिक की बात करें, इसकी संपादक थी एनी बेसेंट, बिल्कुल सही है। कौन थी, एनी बेसेंट, ये सही है। दूसरा है बंगाली, बंगाली की कौन थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, कौन थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अल हिलाल की कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, द लीडर उसके कौन थे, मदन मोहन मालवीय। तो ऑप्शन इज सी इज द राइट आंसर, सी 1 2 3 4 सही है। जैसे न्यू इंडिया जो साप्ताहिक था उसके थे विपिन चंद्र पाल दोस्तों। ठीक है, यंग इंडिया के महात्मा गांधी। ठीक, उद्दन मार्तंड की जुगल किशोर जी थे दोस्तों। कुछ और न्यूज़पेपर हैं जिनके बारे में हमने बताया है। निम्नलिखित में से किस भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है, यानी कि हु इज़ द फादर ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया की बात हो रही है दोस्तों। कौन है ये चार्ल्स ग्रांट। 115 का है चार्ल्स ग्रांट, यानी ये भारत में अंग्रेजी सिखाने के लिए स्कूलों को जाल बिछा देने का सर्वप्रथम जो श्रेय जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवक थे जिनका नाम था चार्ल्स ग्रांट, उनको जाता है दोस्तों। ठीक है, बेंटिंग के समय भी लोक शिक्षा समिति का गठन किया गया था, उसके जो अध्यक्ष थे कौन थे, लॉर्ड मैकाले थे दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 116, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग सही सम्मिलित नहीं है। कुछ आयोग हैं उनके ईयर्स हैं। हंटर शिक्षा आयोग को नहीं करें कौन सा सही नहीं है, तो हंटर शिक्षा आयोग के बारे में है। क्या है, 1882 में एस्टेब्लिश किया गया था, बिल्कुल सही। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917, बिल्कुल सही। हार्टोंग समिति की बात हो रही है दोस्तों, यही गलत है। हार्टोंग समिति की बात हो रही है, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, हार्टोंग समिति को बनाया गया था दोस्तों
1922 में। कब? 1920 में। और सार्जेंट योजना की बात करें, ये 1944 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना तैयार की थी, जिसे प्राय सार्जेंट योजना कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। गांधी जी के निम्नलिखित सत्याग्रहों पर विचार करना है और उनकी क्रोनोलॉजी के अनुसार उन्हें व्यवस्थित करना है। उनकी क्रोनोलॉजी के हिसाब से उन्हें व्यवस्थित करना है दोस्तों। ठीक, क्या है? चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। बताइए दोस्तों। देखिए, गांधी जी के सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग 1917 में बिहार में, यानी कि चंपारण हुआ 1917 में। ये पहला प्रयोग था 1917 में। उसके बाद अहमदाबाद में हुआ, उसके बाद चंपारण की सफलता के बाद 1918 में अहमदाबाद में, और उसके बाद हुआ दोस्तों कहाँ पर? खेड़ा में। कहाँ पर हुआ? खेड़ा में। खेड़ा में कब हुआ? खेड़ा सत्याग्रह 1918 में ही हुआ, जो गुजरात के खेड़ा जिले में है। किसानों की फसल नष्ट हो गई थी, उसके बावजूद सरकार ने वहाँ पर टैक्स लगा दिया था। तो ए इज़ द राइट आंसर, 1, 2, 3 दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं 118 की तरफ। 118 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, बारेंद्र कुमार घोष ने युगांतर नामक पत्र का प्रकाशन किया। ठीक है दोस्तों, किसका? युगांतर, सही है। अरविंद घोष ने बंगाली भाषा में कर्मयोगिनी नामक पत्र प्रकाशित किया था दोस्तों। कैसे सही है? क्या सही है दोस्तों? नहीं, ये दूसरा जो है गलत है, क्योंकि अरविंद घोष ने अंग्रेजी भाषा में किया था, ना कि बंगाली में। अंग्रेजी भाषा में किया था, बंगाली में नहीं। अंग्रेजी भाषा में कर्मयोगिनी नामक समाचार पत्र निकाला। वस्तुतः इस पत्र के आपत्तिजनक लेखों के लिए अरविंद घोष के खिलाफ वारंट भी जारी किया गया था। क्या किया गया था? वारंट को जारी किया गया था। तो बारेंद्र कुमार घोष ने क्या किया? युगांतर नामक पत्र। ए इज़ द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। ठीक, अब आते हैं 119 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 119 में है कौन सा? मैच करने संस्था और संस्थापक, कहना कौन सा सही सुमेलित है दोस्तों। ठीक है, तो देखो, बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है। दूसरा ब्रिटिश इंडिया इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात हो रही है। तो ये कौन सा युग सही सुमेलित है दोस्तों? तो देखो, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने कहाँ पे की थी दोस्तों? लंदन में। वेरी इंपॉर्टेंट, 1866 में, 1866 में की थी दोस्तों। 1866 में की थी दादा भाई नौरोजी ने। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश जनता तथा संसद को भारतीय विषयों से अवगत कराना। ठीक, उसके बाद आते हैं बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी पे। 1843 में, 1843 में क्या किया गया था? जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में, जॉर्ज थॉमसन ने बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में की थी दोस्तों। कब की थी? 1843 में। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की बात करें तो इसकी स्थापना लैंड होल्डर्स सोसाइटी एवं बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की असफलताओं का कारण था कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करनी पड़ी। कब करनी पड़ी? 28 अक्टूबर 1851, यानी 1851 में, 1851 में उसकी स्थापना करनी पड़ी दोस्तों। ठीक है, और इंडियन लीग को 1875 में किसके द्वारा लेके आया गया था? इसके संपादक थे शिशिर कुमार घोष। इंडियन लीग के कौन थे? शिशिर कुमार घोष दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट 120 की तरफ बढ़ते हैं। 120 क्या कहता है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में है, उनकी घटना उनका क्रोनोलॉजी में लगानी है दोस्तों। ठीक है, कौन सा? पेशावर षड्यंत्र कब हुआ? पेशावर षड्यंत्र हुआ दोस्तों 1922 से 23 के बीच में। कब हुआ? 1922 से 23 के बीच में। ठीक है, उसके बाद कानपुर षड्यंत्र केस था 1924। कौन था? 1924। और मेरठ षड्यंत्र केस था 1929 से 1933 के बीच में। तो 1, 2, 3 इज द राइट आंसर। 1, 2, 3 इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं 121 की तरफ। एसर्शन और रीजन का निम्नलिखित में से कथन और एक कथन को कारण दिया गया है। क्या है? कुतुब मीनार के निर्माण का आरंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। क्या? दूसरा, इस गुजरात विजय प्रतीक के रूप में निर्मित किया गया था। कुतुब मीनार की बात हो रही है दोस्तों। देखो, कुतुब मीनार की नींव 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी दोस्तों। ठीक है, यह मीनार प्रसिद्ध सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित थी। इस मीनार की अजान अदा करने या फिर विजय के प्रतीक के रूप में निर्मित किया गया था। ठीक, और इसका जो कार्य है वो इल्तुतमिश के द्वारा पूर्ण किया गया था दोस्तों। ठीक है, इसको अकबर ने गुजरात विजय के प्रतीक के रूप में बुलंद दरवाजा बनाया था, ना कि ये कुतुब मीनार। सो आर असत्य हो गया, ए सत्य हो गया, सी इज द राइट आंसर। सी क्या हो गया? राइट आंसर हो गया इसके रिगार्डिंग में दोस्तों। ठीक, सी इज द राइट। 122 एतमुद्दौला के मकबरे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या है? कि इसका निर्माण नूरजहां द्वारा किया कराया गया था। बिल्कुल सही। और पित्रोदा तकनीक का प्रयोग सर्वप्रथम इसी इमारत में किया गया था दोस्तों। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन इसमें सही है।
बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका कि अहमदुल्ला का मकबरा जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने अपने पिता मिर्ज़ा गयास बेग की स्मृति में बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 123 वर्ष 1937 के चुनाव में विभिन्न राज्यों ने बने प्रधानमंत्री के संदर्भ में सूची 1 और 2 है, इसका मिलान करना है दोस्तों। इसका मिलान करना है 123 का। संयुक्त प्रांत से थे कौन? गोविंद बल्लभ पंत। बिहार से थे श्री कृष्ण सिन्हा। पंजाब से थे क्या थे दोस्तों? सिकंदर हयात खां। और बंगाल से थे फजलुल हक। ऑप्शन देखिए 2, 1, 4, 3 इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। 123 का बी। क्या हो गया? बी की बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 124 की तरफ। मुगल कालीन चित्रकला अक्का रजा और बिशन दास। अक्का रजा और बिशन दास को किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? किस शासक का संरक्षण प्राप्त था दोस्तों? अक्का रजा और बिशन दास को जहांगीर का संरक्षण प्राप्त था दोस्तों। ये दोनों ही बहुत अच्छे चित्रकार हुआ करते थे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट 125 में राग और गायन शैली को सुमेलित करना है। ठीक है, राग भैरव किसने गाया? भैरव किस काल में गाया था? तो उषा काल में। ये कह रहे हैं कितने युग में सही सुमेलित है? भैरव किस काल में गाया जाता है? उषा काल में। और मेघ गाया था प्रातः काल में। और श्री राग गाया जाता है दोस्तों तृतीय प्रहार में। कब गया था? तृतीय प्रहार में। और हिंडोल रात्रि में गया था। तो चारों ही ऑप्शन इसमें सही है। क्या है? चारों ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 में क्या है? प्रसिद्ध नृत्यांगना सितारा देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस घराने से था? किस घराने से था दोस्तों? सितारा देवी दोस्तों ग्वालियर घराने से थी। किससे? ग्वालियर घराने से थी सितारा देवी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 to 7 यानी 127 की तरफ आते हैं। युग में 4 इनको मिलाना है ग्रंथ और उसके रचनाकार के साथ। तबकाते नासरी इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तबकाते नासरी की बात हो रही। तबकाते नासरी के रचनाकार थे मिनाज उस सिराज। तारीख मुबारक शाही के थे सरहिंदी। तुगलकनामा के थे अमीर खुसरो। और तारीख फिरोजशाही के थे जियाउद्दीन बरनी। तो चारों ऑप्शन इसमें क्या है? सही है, यानी कि डी इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 128 की बात हो रही है दोस्तों। क्या है? कुतुब मीनार के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। इसमें 5 मंजिलें हैं जो नीचे से ऊपर की ओर पतली होती चली गई हैं। ठीक है, इसकी पहली 3 मंजिलें लाल बलुआ पत्थर से निर्मित हैं। इसकी चौथी और 5वीं मंजिल मार्बल और लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। तीनों ही ऑप्शन इसके राइट है, यानी 1, 2, 3 राइट रिगार्डिंग दिस। क्योंकि सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में कुतुब मीनार का निर्माण कराया। कब? 1193 में। किंतु से 1232 में इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। ये 73 मीटर ऊंचा है दोस्तों। कितना है? 73 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 129। देखिए ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, 129 शेरशाह के मकबरे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है दोस्तों? ठीक है, ये कह रहे हैं इसे अष्टकोणीय शैली में एक झील के बीच मंच के ऊपर बनाया गया। बिल्कुल सही। इसमें लाल और गहरे भूरे पत्थरों की जालीदार यवन का एवं रंगीन पत्थरों का प्रयोग किया गया है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन है ए। 129 का ए 1 और 2 इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। सासाराम में शेरशाह का मकबरा है। कहाँ पर? सासाराम में दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं 130 की तरफ। 130 क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या है? उर्दू भाषा हिंदी व्याकरण के नियमों एवं फारसी लिपि का अनुसरण करती है दोस्तों। ठीक है, दूसरा उर्दू दक्कनी भाषा भी कहा जाता है। उर्दू को दक्कनी भाषा भी। उर्दू काव्य में अधिकांश दक्षिणी भारत के छंदों का पालन करती है। ये पूछा, इनमें से विचार करो कौन सा कथन सही है दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों, उर्दू ने भाषा हिंदी व्याकरण के नियमों में फारसी लिपि का अनुसरण करती है, ये सही है। उर्दू दक्कनी भाषा भी कहा जाता है, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं दोस्तों, क्योंकि ये भाषा हिंदी व्याकरण के साथ साथ दक्षिणी भारत का नहीं, ये भाषा जो है बीजापुर, गोलकुंडा और राज्यों में उर्दू भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसे प्रारंभ में दक्कनी भाषा भी कहते थे दोस्तों। प्रारंभ में इसको दक्कनी भाषा भी कहा जाता था। बट उर्दू जो है काव्य शैली में देखा जाए तो फारसी और हिंदी के मध्य होने वाला जो है एक तरीके का अंत क्रिया से बना हुआ है, अंत क्रिया से। सो तीसरा इज रॉन्ग, इनके इसका ऑप्शन हो गया 129 का, सॉरी 130 का बी 1 और 2 राइट आंसर। ठीक है, 131 बल्बाचार के संदर्भ में। इनका जन्म वाराणसी के तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुआ था। किसका? वल्लभाचार्य जी का। कहाँ हुआ था? तेलुगु ब्राह्मण परिवार में। बिल्कुल सही दोस्तों, क्योंकि ये वैष्णव संत थे और भगवान कृष्ण को भक्त मानते थे। ठीक है, और कब हुआ? 1479 यानी 1479 से 1531 तक रहे ये। इन्होंने पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय को क्या हुआ? पुष्टि मार्ग भक्ति संप्रदाय की स्थापना की। दोनों ही ऑप्शन सही है। ये बल्बाचार के बारे में बात हो रही दोस्तों। किसके बारे में? बल्बाचार। ये वेदों और उपनिषदों को अच्छा ज्ञान था। बल्बाचार्य ने शुद्ध अद्वैत और शुद्ध अद्वैतवाद का दर्शन प्रतिपादित किया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 132 केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण
के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में राज्य ट्रांसमिशन उपयोगिताओं और ट्रांसमिशन लाइन के विस्तार के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी के रूप में उभरा, यानी कौन सा राज्य अग्रणी है दोस्तों? ये आपका उत्तर प्रदेश। डी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है दोस्तों? किसके? पीलीभीत की बात हो रही है, कौन सा सही नहीं है? ये भारत में 45वां टाइगर रिजर्व परियोजना है और ये तराई आर्क लैंडस्केप का हिस्सा है। ये पूछ रहा कौन सा सही नहीं है? ये दोनों ही सही नहीं है, यानी कि ना तो एक ना दो गलत नहीं है, यानी कि दोनों ही सही हैं दोस्तों। क्योंकि हाल ही बात करें, पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले, लखीमपुर खीरी जिले और बहराइच जिले में स्थित है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को 2008 में अपना विशेष प्रकार की परिस्थितियों के आधार पर इसका बनाया गया था और ये 45वां टाइगर रिजर्व है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यह नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 134। हाल ही में विश्व हेमोपैथी दिवस के उपलक्ष्य में होम्यो शक्ति कार्यक्रम 2024 का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? किसमें? होम्योपैथी दोस्तों। यह आपका गोमती नगर लखनऊ में। ए इज द राइट आंसर। ये कुछ क्वेश्चन है दोस्तों करंट के, इनके रिगार्डिंग देख लेते हैं एक बार। हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा AFMC ने निम्नलिखित किस भारतीय IIT के साथ सहयोग करके MOU साइन किया है? किसके साथ? 135 में देखा जाए तो यह दोस्तों IIT कानपुर के साथ। किसके साथ? IIT कानपुर के साथ AFMC ने, जो AFMC आर्मी का जो फोर्स मेडिकल कोर है उसने IIT कानपुर के साथ एक MOU साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि भारतीय अल्पसंख्यक फाउंडेशन, इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन के आधार पर उसने ऑर्गेनाइज किया था धरोहर काशी कार्यक्रम का। किसने किया था? धरोहर काशी कार्यक्रम का आयोजन किया था किसने? IMF ने, इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन ने। दूसरा है भारतीय अल्पसंख्यक फाउंडेशन, एक गैर सरकारी संगठन है दोस्तों। क्या है? एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये। 136 का ऑप्शन पूछा है कौन सा है? देखो सी, दोनों ही सही है और एक दूसरे को एक्सप्लेन करना है। सी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। 137, हाल ही में भारतीय विरोधी साजिश मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने उत्तर प्रदेश और बिहार के 12 स्थानों पर छापेमारी की। ये निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इसमें शामिल है? कौन सा जिला है जो शामिल है दोस्तों? यह बलिया जिला NIA की हाई लिस्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेश्वर तिवारी जिनका हाल ही में निधन हुआ निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? जो महेश्वर तिवारी है वो किस खेल से संबंधित थे दोस्तों? किस क्षेत्र से? तो महेश्वर तिवारी जी साहित्य से संबंधित थे, जिनका जो है यश भारती पुरस्कार भी मिला हुआ था दोस्तों। क्या मिला था? यश भारती पुरस्कार। 139, उत्तर प्रदेश के पहले सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर के संदर्भ में है। किसके? एरोमा क्लस्टर के संदर्भ में। इसे बाराबंकी जिले के भगोली में स्थापित किया गया। बिल्कुल सही है। क्या इसका विकास कृषि अनुसंधान परिषद ICR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा किया गया है? इसमें थोड़ा डाउट है। क्लस्टर में उच्च उपज देने वाली पुदीना की किस्म लगाई गई है दोस्तों। 139 का क्वेश्चन है। सी इज द राइट आंसर। 1 और 3, 2 इज रॉन्ग। 2 क्या है? रॉन्ग, क्योंकि इसका विकास जो है दोस्तों CIMP ये क्लस्टर में उच्च उपज के साथ दिया गया है। 2 इसका सही है, क्योंकि ये नवीन कृषि प्रौद्योगिकी के उपयोग का प्रदर्शन है और इसका जो है केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान ने मई 2024 में बाराबंकी के भगोली गांव में इसका क्या किया? स्थापना की। इसका परिषद का स्थापना की, इस अरोमा क्लस्टर की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन 140, अप्रैल 1857 को भारत की स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को निम्नलिखित में से किस स्थान पर फांसी दी गई थी दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। बैरकपुर जेल जो पश्चिम बंगाल में है वहाँ पर उनको फांसी दी गई थी दोस्तों। ठीक है, किसको? मंगल पांडे जी को दोस्तों। 8 अप्रैल 2024 को, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे की पुण्यतिथि थी दोस्तों। ठीक है, 19 जुलाई 1817 को फैजाबाद जो उत्तर प्रदेश में हुआ था, वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव फैक्ट्री में एक सिपाही के रूप में कार्य करते थे दोस्तों। ठीक, तो उनको 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में फांसी दे दी गई। कब? 8 अप्रैल 1857 को दोस्तों। ठीक है, तो ये 140 क्वेश्चन है जो GS के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। इनको आप ज़रूर रिवाइज कीजिएगा और ज़रूर इनको प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आप अपने आप को क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं कि कितना अच्छा आप स्कोर कर रहे हैं, कितने आंसर सही हैं आपके। तो आप प्लीज़ एक बार ज़रूर इनको लगाइएगा, जिससे आप हर एग्ज़ाम में अपने आप को डिसाइड कर पाएँ, अपनी इफ़िशियंसी और अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा पाएँ। देखो एग्ज़ाम तो आप देते आ रहे हैं दोस्तों, अगर आप अपनी एक्यूरेसी और आपकी इफ़िशियंसी नहीं बढ़ाएंगे, थोड़ा सा चेंज नहीं लाएंगे, तो आप फिर एग्ज़ाम में जल्दी से हासिल नहीं कर सकते, अच्छा स्कोर हासिल नहीं कर सकते हो। सो प्लीज़ एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, थोड़ा प्यार ज़रूर दिखाइएगा। ऐसे ही हम अगर वीडियो बनाते रहें, आपके लिए टेस्ट सीरीज लाते हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर दबा के कीजिए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड लव यू ऑल दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।